हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ेंगे इवोल्यूशन। क्या पढ़ेंगे? इवोल्यूशन। ये वन शॉट लेक्चर होने वाला है और अगली 30 से 35 मिनट के अंदर ये चैप्टर आपके दिमाग के अंदर पूरा सेट हो जाएगा। पूरी एक फिल्म चलेगी पूरी इवोल्यूशन की आपके अंदर। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रदीप है। आज अपन इवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में सबसे पहले क्या है? बिग बैंग थ्योरी। क्या है? बिग बैंग थ्योरी। क्या है ये बिग बैंग थ्योरी? देखो, ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। ठीक है, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। देखो नाम से पता लग रहा है ना, बिग बैंग। ठीक है, तो बहुत बड़ा क्या हुआ? विस्फोट हुआ, ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। ठीक है, उससे क्या हुआ? जो यूनिवर्स है वो क्या हुआ? एक्सपैंड हुआ। यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड हुआ, बहुत बड़ा धमाका हुआ और उससे जो है यूनिवर्स जो है वो क्या हुआ? एक्सपैंड हुआ। और जो टेम्परेचर है ना वो फिर धीरे धीरे कम हुआ। टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे फिर कम हुआ और जब टेम्परेचर कम हुआ तो उसके बाद में क्या हुआ? हाइड्रोजन और जो हीलियम जो गैस है ना ये बनी। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ? हाइड्रोजन और हीलियम गैस है ये बनी। ठीक है, नो एटमोस्फेयर ऑन अर्थ। उस टाइम पर अर्थ पर कोई एटमोस्फेयर नहीं था। पहले जो है अर्थ पर कोई भी एटमोस्फेयर नहीं था। फिर क्या हुआ? फिर H2O बना। ठीक है, वाटर बना, CH4 मीथेन। ठीक है, CO2 NH3 ये सारी बनी। ठीक है, उसके बाद में बनी। पहले कोई एटमोस्फेयर नहीं था, उसके बाद में ये सारी चीजें बनी। ठीक है, कैसे बनी ये? रिलीज्ड फ्रॉम मोल्टन मास कवरिंग अर्थ। ठीक है, पहले एटमोस्फेयर कुछ नहीं था। उस टाइम पर अर्थ को किसने कवर कर रखा था? मोल्टन मास ने कवर कर रखा था। और उसी मोल्टन मास से क्या रिलीज हुए? वाटर, H2O, CH4, CO2 और NH3 ये सारे रिलीज हुए। ठीक है, उस मोल्टन मास से। अब देखो H2O जो है ना, H2O है जब इस पर क्या हुई? यूवी रेडिएशन आई। इस पर क्या पड़ी? यूवी रेडिएशन। ठीक है, H2O जो है उस पर यूवी रेडिएशन पड़ी। तो जब यूवी रेडिएशन पड़ी तो जो H2O है वो किसमें टूट गया? H2 प्लस हाफ O2 के अंदर वो ब्रेक हो गया। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ? ब्रेक हो गया। अब जो ऑक्सीजन है, जो O2 है वो किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? NH3 और CH4 के साथ वो कंबाइन होगा और क्या बनाएगा? वो क्या बनाएगा? H2O प्लस CO2 बना लेगा। क्या बना लेगा? H2O प्लस CO2 बना लेगा। बात समझ में आई? देखो, पहले एटमोस्फेयर अर्थ पर कुछ नहीं था। ठीक है, जो अर्थ को है सिर्फ एक मोल्टन मास ने कवर कर रखा था। ठीक है जी, अब जो मोल्टन मास है उसने क्या रिलीज किया? H2O रिलीज किया, CH4, NH3, ठीक है, और CO2 ये सारी चीजें रिलीज करी। और H2O पर क्या पड़ा? यूवी रेडिएशन आई। ठीक है, यूवी रेडिएशन किस पर पड़ी? H2O पर पड़ी। जो H2O है वो टूट गया किसके अंदर? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर टूटा। जो ऑक्सीजन है वो किसके? अब जो हाइड्रोजन है वो क्या है? लाइट गैस है, तो ये तो ऊपर उड़ जाएगी। ठीक है, एस्केप कर गई। और जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ कंबाइन हुआ? CH4 और NH3 के साथ कंबाइन हुआ और क्या बनाया उसने? H2O प्लस CO2 की फॉर्मेशन करी। फिर आगे बात करें मिलर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मिलर एक्सपेरिमेंट क्या है? एक साइंटिस्ट थे एसएल मिलर। एक साइंटिस्ट थे एसएल मिलर। उन्होंने क्या किया? जो बाहर जो जितनी भी ये चीजें चल रही थी, ये विस्फोट हो रहे थे, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। ठीक है, ये सारी चीजें जो बन रही थी ना, वो उन्होंने क्या किया? ये सारी कंडीशन उन्होंने लैब में क्रिएट करने की कोशिश की। ठीक है, जो सारी चीजें बाहर यूनिवर्स के अंदर चल रही थी वही सारी चीजें इन्होंने, वो सारा जो सिस्टम है ना, वो सारा सिस्टम रिक्रिएट करने की कोशिश की, रीमेक करने की कोशिश करी, रिक्रिएट किया उस सीन को पूरे को, कि भैया एकदम से पूरा टेम्परेचर बढ़ा दिया। ठीक है, वो जो एक्सपेरिमेंट था उसको मिलर एक्सपेरिमेंट कहा गया है। ये कब किया है उन्होंने? 1953 के अंदर, 1953 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया गया बाय एसएल मिलर। ठीक है, इन्होंने कौन कौन सी गैस यूज करी? इन्होंने उस टाइम पर कौन कौन सी गैस थी वही गैस इन्होंने यूज में ली। कौन कौन सी गैस काम में ली इन्होंने? H2O वेपर फॉर्म में लिया। ठीक है, CH4 NH3 H2, CH4 NH3 H2 और H2O वेपर फॉर्म के अंदर ये सारी चीजें इन्होंने, ये गैस सारी यूज करी उस एक्सपेरिमेंट के अंदर। टेम्परेचर कितना रखा? 800 डिग्री, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उन्होंने रखा। क्योंकि जब ये सारी हो रही थी उस टाइम पर भी क्या हुआ था? उस टाइम पर भी क्या हुआ था कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। तो इन्होंने क्या किया? उसी चीज को प्रूव करने के लिए सारी चीजें एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लैब के अंदर। तो इन्होंने टेम्परेचर कितना रखा? 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा। और इससे क्या बना? इसका रिजल्ट क्या बना? जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो क्या बना? इनको दिखी क्या चीज दिखी? इनको क्या मिला? अमाइनो एसिड। ठीक है, किसका फॉर्मेशन हुआ? अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ, शुगर का फॉर्मेशन हुआ, नाइट्रोजन बेस का फॉर्मेशन हुआ, पिगमेंट का फॉर्मेशन हुआ और फैट्स, इन सब का क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ उस एक्सपेरिमेंट से। ठीक है जी, फिर आगे चलते हैं। फिर आया एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन ये किसने दिया? ये दिया भैया अर्नस्ट हैकेल ने। किसने दिया? अर्नस्ट हैकेल ने। मतलब क्या है? इन अर्नस्ट हैकेल भाई साहब है, इन्होंने कहा कि भैया जितने भी वर्टिब्रेट है ना वो सिमिलरिटी शो करते हैं अपनी एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज के अंदर। ठीक है, जितने भी वर्टिब्रेट हैं
जितने भी वर्टिब्रेट हैं वो अपनी एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज के अंदर कहीं ना कहीं क्या करते हैं, सिमिलरिटी शो करते हैं। ये बात किसने बोली, अर्नस्ट हैकेल भाई साहब ने बोली। लेकिन फिर एक साइंटिस्ट आए कार्ल अर्नस्ट वॉन बियर, ठीक है, कार्ल अर्नस्ट वॉन बियर, ये एक साइंटिस्ट आए, इन्होंने कहा भैया ये पूरी बकवास बात है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि सारे जो जितने भी सारे वर्टिब्रेट हैं वो क्या है, सिमिलरिटी शो करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। इन्होंने इस बात को डिसअप्रूव किया। फिर आगे चलते हैं, बात करें फिर होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन्स की, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं, बिल्कुल आपको एकदम से समझ में आ जाएगी। और ये नोट्स है ना बहुत काम आएंगे आपको एग्जाम से पहले, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा डिस्क्रिप्शन में, जरूर से ज्वाइन कर लेना यार, क्योंकि क्या ही जा रहा है, कुछ जा नहीं रहा ना, ज्वाइन करने से क्या जा रहा है, तो नोट्स मिल जाएंगे आपको और भी मटेरियल मिल जाएगा, तो एग्जाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। होमोलोगस ऑर्गन्स की बात करें तो क्या होते हैं, सेम ओरिजिन होता है इनका, सेम ओरिजिन कैसा होता है, सेम होता है, लेकिन फंक्शन डिफरेंट होते हैं। ध्यान से सुनो, होमोलोगस जो ऑर्गन होते हैं उनका ओरिजिन तो सेम होता है, लेकिन फंक्शन उनका डिफरेंट होता है, फंक्शन उनका क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। और जो एनालोगस ऑर्गन होते हैं ना, एनालोगस जो ऑर्गन होते हैं उनके अंदर डिफरेंट ओरिजिन तो डिफरेंट होता है, ओरिजिन तो डिफरेंट होता है, लेकिन इनका फंक्शन सेम होता है। ध्यान से सुनो, होमोलोगस ऑर्गन के अंदर ओरिजिन सेम, फंक्शन डिफरेंट, एनालोगस ऑर्गन के अंदर ओरिजिन डिफरेंट, फंक्शन सेम, ठीक है। अब होमोलोगस ऑर्गन के एग्जांपल देख लो, एग्जांपल जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं और एग्जाम के अंदर आते हैं भैया, यहां से क्वेश्चन आता है, एग्जांपल से बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन। तो ये देखो, फोर लिम्ब बोन्स इन ममल्स, ममल्स जो है उनकी जो फोर लिम्ब बोन्स है, ठीक है, जैसे इसके अंदर एग्जांपल दे रखा है, जो ह्यूमन है, ह्यूमंस की फोर लिम्स, चीता, ठीक है, चीता की, बैट्स की, ठीक है, इनकी जो फोर लिम्स है वो आपस में क्या है, होमोलोगस है, इनका ओरिजिन तो सेम है लेकिन इनकी जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। थॉर्न्स एंड टेंड्रिल ऑफ बोगनविलिया एंड कुकुरबिटा, बोगनविलिया और कुकुरबिटा के जो थॉर्न्स और टेंड्रिल्स जो हैं वो आपस में क्या है, होमोलोगस है, ठीक है। हार्ट ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स के जो हार्ट और ब्रेन है ये भी होमोलोगस है। एनालोगस ऑर्गन्स की बात करें तो ये डिफरेंट होते हैं और डिफरेंट ओरिजिन होता है इनका, और फंक्शन जो है वो सेम होता है, ठीक है। इसके अंदर एग्जांपल की बात करें तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, बर्ड्स और बटरफ्लाई जो है इनके जो विंग्स है वो आपस में क्या है, एनालोगस है, दोनों के ओरिजिन जो है वो डिफरेंट है लेकिन फंक्शन तो सेम है ना। तितली भी उड़ने के लिए काम में लेती है पंखों को, और जो बर्ड्स है वो भी उड़ने के लिए काम में लेती है विंग्स को, ठीक है। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड ममल्स, ममल्स और जो ऑक्टोपस है इनकी आईज जो है वो क्या होती हैं, ओरिजिन तो डिफरेंट है लेकिन फंक्शन इनका सेम है, दोनों देखने के लिए काम आते हैं, ठीक है। तो और एनालोगस ऑर्गन है ये। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, डॉल्फिन और पेंगुइन के जो फ्लिपर है वो क्या है, इनका ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन फंक्शन का सेम है, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल बता दी किसके, एनालोगस और होमोलोगस ऑर्गन्स के। फिर आगे चलते हैं, बात करें नेचुरल सिलेक्शन की, तो हमने बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1850 की बात है, ठीक है, 1850 की बात है ये, और आफ्टर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है 1920 की बात है, 1922 की बात की, ठीक है। क्या हुआ इनके अंदर, जब इंडस्ट्रीज नहीं बनी थी, जब ये इंडस्ट्रीज नहीं बनी थी तब क्या हुआ, और जब ये इंडस्ट्रीज बन गई तब क्या हुआ। अब इंडस्ट्री से क्या मतलब है, इंडस्ट्री से मतलब ये है भैया, जब इंडस्ट्रीज बनी तब क्या हुआ, उससे क्या निकला, धुआं निकला, स्मोक निकला, पोल्यूशन निकला, ठीक है। और उस पोल्यूशन से क्या हुआ, जो वहां के आसपास के जो पेड़ थे उनका कलर जो है वो बदल गया, उनकी जो बार्क थी उसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। अब इससे क्या हुआ, जो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज जब नहीं थी उससे पहले की बात है, जो व्हाइट मोथ थी ना, व्हाइट कलर की जो मोथ थी वो ज्यादा थी, और जो डार्क कलर की जो मोथ थी वो कम थी। रीजन क्या है इसका भैया, रीजन क्या था, कम ज्यादा होने का रीजन क्या था कि पेड़, ये दोनों क्या रहती थी, पेड़ पर रहती थी, डार्क कलर वाली भी और व्हाइट कलर वाली भी, ठीक है। अब उस टाइम पर इंडस्ट्री वगैरह थी नहीं, तो बार्क का कलर कैसा था, जो पेड़ है जो उसका कलर कैसा था, वो था मतलब जो वह व्हाइटिश कलर का था, ठीक है। वो कैसा था, व्हाइटिश कलर का मान लो आप, ठीक है। पेड़ जो बार्क थी वो कैसी थी, व्हाइटिश कलर की थी। तो उसमें व्हाइट कलर की जो मोथ थी वो तो क्या कर जाती थी, छुप जाती थी, ठीक है। वो तो किसको, जो प्रीडेटर है उसको दिखती नहीं थी, और जो डार्क कलर वाली है वो उसके अंदर आराम से उसको दिख जाती थी प्रीडेटर को, तो उसको वो प्रीडेटर आकर के उसको खा जाता था, ठीक है। तो व्हाइट कलर वाली मोथ की जो जनसंख्या थी वो ज्यादा थी, और जो डार्क कलर वाली थी उसकी कम थी। ये आपके डायग्राम देखा एनसीईआरटी के अंदर। तो ये बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन की कंडीशन है। यहां पर जो ये व्हाइट कलर वाली मोथ है ये तो इसके अंदर उसको प्रीडेटर को दिखती नहीं थी, और ये साफ साफ दिख जाती थी तो इसको खा जाता था वो,
ठीक है। अब आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, ठीक है, जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज बन गई, ठीक है, 1920 की बात है, तब क्या हुआ भैया, डार्क जो मोथ थी ना, डार्क कलर की जो मोथ थी, अब उनकी जनसंख्या ज्यादा हो गई, ठीक है। आफ्टर इंडस्ट्रीज बनने के बाद में डार्क कलर वाली जो मोथ है उनकी जनसंख्या ज्यादा हो गई, और जो व्हाइट कलर की मोथ है उनकी जनसंख्या कम हो गई। ये रीजन क्या है भैया, रीजन ये है कि जो इंडस्ट्रीज है उनसे धुआं निकला, पोल्यूशन निकला, और जो पेड़ की जो बार्क है ना, जो प्लांट की जो बार्क है, जो ट्री की बार्क है, उसका कलर कैसा हो गया, उसका कलर डार्क हो गया। तो अब जो डार्क कलर की जो मोथ है वो दिखी नहीं प्रेडेटर को, वो छुप गई, और जो व्हाइट कलर की जो मोथ है वो साफ साफ दिख रही थी, तो उसने व्हाइट कलर वाली मोथ को खाना स्टार्ट कर दिया, और उनकी जनसंख्या हो गई, उनकी पॉपुलेशन क्या हो गई, कम। तो यहां पर आप देखो ये डार्क कलर की है, ठीक है, यहां पर ये डार्क कलर वाली मोथ है, ये तो आराम से छुप जाएगी, और व्हाइट वाली साफ साफ दिखेगी, तो इसको खा जाएगा वो, ठीक है जी, ये है सिस्टम। फिर बात करें इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। ये इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन ये क्या है, इसके अंदर क्या होता है, देखो आपने फंजाइसाइड, ठीक, सॉरी पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, ये सारी डाली आपने, ठीक है, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सारे आपने अक्षस मात्रा में डाल दिए, ठीक है, खेत है, ठीक है, खेत है, और उसके अंदर आपने हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, ये आपने बहुत सारा डाल दिया, ठीक है। तो क्या होगा, धीरे धीरे जिस हर्ब्स को, जिन पेस्ट को आपने मारने के लिए ये डाल रहे थे आप, हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड डाल रहे थे, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो इससे क्या हो जाएंगे, रेजिस्टेंट हो जाएंगे। उनमें से कुछ वेराइटीज ऐसी निकलेंगी जो इन हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड से क्या हो जाएंगी, रेजिस्टेंट हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, रेजिस्टेंट हो जाएंगी। तो ओनली रेजिस्टेंट वेराइटी है वो सर्वाइव करेगी, ठीक है। आपने हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड बहुत सारा डालना स्टार्ट कर दिया, तो उसमें क्या होगी, कुछ वेराइटीज ऐसी निकलेंगी जो क्या कर जाएंगे, इनसे रेजिस्टेंट हो जाएंगे और वो सर्वाइव कर जाएंगे। तो ये क्या हुआ, इवोल्यूशन हो गया उनका, क्या हो गया, इवोल्यूशन हो गया, ठीक है, उनका क्या हो गया, इवोल्यूशन हो गया, उनके अंदर क्षमता आ गई, इन सारी जो कंडीशन है, जो हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड डाल के हमने जो कंडीशन बनाई थी, उनके अंदर सर्वाइव करने की उनके अंदर क्षमता आ गई। तो ये क्या है, इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। फिर बात करते हैं एडेप्टिव रेडिएशन की। किसकी बात करते हैं भैया, एडेप्टिव रेडिएशन। ये एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, देखो भैया, डार्विन भाई साहब जो है ना, डार्विन भाई साहब ये कहां गए, गैलापागोस आइलैंड गए, कहां गए, गैलापागोस आइलैंड गए, ठीक है, बढ़िया मस्त घूमने गए गैलापागोस आइलैंड। लेकिन वहां इन्होंने क्या देखा कि वहां पर उस आइलैंड पर जो चिड़ियां हैं, जो बर्ड्स हैं, उनकी जो चोंच है ना, उनकी जो बीक है ना, वो उनकी साइज अलग अलग है भैया, उसकी साइज क्या है, वो अलग अलग है, ठीक है। जो वहां पर उन्होंने एक चिड़िया देखी, और एक चिड़िया की प्रजाति देखी, मतलब स्पीसीज देखी, और उनकी जो सारी चोंच थी, किसी की छोटी थी और किसी की बहुत बड़ी थी। तो उन्होंने सोचा ये क्या सिस्टम है, तो ये क्या सिस्टम है भैया, कि वो जो चिड़िया की जो बीक होती है वो खाने किसके लिए होती है, वो सीड ईटिंग होती है, ठीक है, बीजों को खाने के लिए, जो सीड है उनको खाने के लिए होती है। वो चिड़िया की जो चोंच होती है वो किसके लिए होती है, सीड ईटिंग होती है। लेकिन अलग अलग कंडीशन हुई वहां पर, उस एक जगह पर, उस आइलैंड पर क्या हुई, अलग अलग कंडीशन हुई, और उसकी वजह से कुछ चिड़िया जो है वो सीड की जगह क्या खाने लग गई, वो क्या खाने लगी, कीड़े मकोड़े खाने लग गई, क्या खाने लग गई, कीड़े मकोड़े खाने लग गई। तो कुछ जो चिड़िया है उनकी जो बीक की जो साइज है वो बढ़ गई, कुछ जो चिड़िया है उनकी जो बीक की साइज है वो बढ़ गई। इसी को क्या बोलते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। तो डार्विन फाउंड वेरिएशन इन बीक, उनकी जो चिड़िया की जो चोंच थी उसके अंदर वेरिएशन पाया डार्विन ने, ठीक है। कुछ की बहुत बड़ी हो गई थी क्योंकि उन्होंने सीड ईटिंग हैबिट को छोड़कर क्या खा लिया, उन्होंने इंसेक्ट वगैरह खाना स्टार्ट कर दिया, और कुछ की बहुत छोटी थी। तो ये वेरिएशन डार्विन को देखने के लिए मिला, और उस चिड़िया का नाम क्या दिया डार्विन ने, डार्विन फिंचेस। क्या नाम दिया, डार्विन फिंचेस, ठीक है। और एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल क्या है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। अब एक टर्म है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये क्या बवाल है भैया, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन इन एन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया। एक आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर एक से ज्यादा बार अगर एडेप्टिव रेडिएशन हो जाए, ठीक है। एक ज्योग्राफिकल एरिया है, आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया है, और उसके अंदर एक से ज्यादा बार क्या हो जाए, एडेप्टिव रेडिएशन हो जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। एग्जांपल की बात करें तो क्या एग्जांपल है भैया इसका, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और प्लेसेंटल ममल्स। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और प्लेसेंटल ममल्स इसके एग्जांपल हो जाएंगे। बात करें फिर डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की, किसकी बात करते हैं भैया, डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। क्या बोला डार्विन भाई साहब ने कि नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, इन्होंने बात करी नेचुरल सिलेक्शन की, फिटनेस की बात करी इन्होंने कि भैया जो ज्यादा फिट होगा ना वो ज्यादा बेटर सर्वाइव करेगा, वो उतनी ज्यादा रिप्रोडक्शन करेगा, उतनी ज्यादा प्रोजेनी बनाएगा। सीधी सी बात इन्होंने ये बोली,
ठीक है। जो ज्यादा फिट होगा वो कंडीशन को अडेप्ट कर लेगा अच्छे से, ठीक है, नेचर उसी को सिलेक्ट करेगा जो ज्यादा फिट होगा, और वो जो ज्यादा फिट होगा जो अच्छी तरीके से अडेप्ट करेगा नेचर के अंदर, और वही ज्यादा अपनी प्रोजेनी बनाएगा। सीधी सी बात इन्होंने ये बोली, ठीक है। प्रोजेनी इनहेरिट कैरेक्टर्स, ठीक है, और इन्होंने क्या बोला कि जो कैरेक्टर्स है, जो माता पिता के अंदर जो कैरेक्टर है वो किसके अंदर जाएंगे, उनकी जो प्रोजेनी है, उनकी जो संतान है उसके अंदर भी वो जाएंगे, ठीक है। मान लो कि सर्दी पड़ रही है, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, और उसके अंदर कुछ लोग हैं जो सर्दी को सहन नहीं कर पा रहे, और कुछ लोग हैं वो सर्दी को सहन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, उनकी फिटनेस है, ठीक है, यहां पर क्या है, उनकी फिटनेस है। तो जो सर्दी को सहन कर पा रहे हैं उनके अंदर जो अडेप्ट हो रहे हैं, तो ये डार्विन ने बोला कि उनके जो बच्चे होंगे ना, तो वो भी क्या है, ऐसे होंगे जो सर्दी को सहन कर पाएंगे, ठीक है। ये सीधी सी बात है, एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बताया, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि स्मॉल एंड डायरेक्शनल वेरिएशन होंगे। इन्होंने क्या बोला, इवोल्यूशन कैसा होगा, स्मॉल होंगे, जो चेंजेस होंगे वो कैसे होंगे, स्मॉल होंगे, छोटे चेंजेस होंगे, और जो वेरिएशन है वो कैसे होंगे, डायरेक्शनल होंगे, ठीक है, डायरेक्शनल होंगे। ऐसे नहीं होगा कुछ भी वेरिएशन हो रहा है, डायरेक्शनल वेरिएशन आएंगे, ठीक है। फिर एक भाई साहब थे लेमार्क भाई साहब, एक थे लेमार्क। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बड़ी अलग बात बोली कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, मतलब किसी को अगर बंदूक चलानी आती है, किसी को अगर बंदूक चलानी आती है, तो इनके मुताबिक उनके जो बच्चे हैं होंगे उनको भी जन्म से बंदूक चलानी आएगी, ठीक है। जो चीज मतलब किसी ने सीखी, अपनी जिंदगी में सीखी है, तो इनके मुताबिक क्या है, उनके बच्चों को भी वो चीज जन्म से आएगी। ये बात किसने बोली, लेमार्क भाई साहब ने बोली। क्या बोल रहे हैं कि कोई इंसान अगर एक्टिंग आती है, किसी इंसान को अगर एक्टिंग आती है, तो इन भाई साहब के अकॉर्डिंग क्या है कि उसके बच्चे को भी एक्टिंग आएगी। तो जरूरी थोड़ी ना है कि सबको एक्टिंग आती है, नहीं आती ना, बॉलीवुड में देख सकते हैं। तो ऐसे नहीं है कि, और एग्जांपल आपको मैं दूं, तो मान लो किसी की बढ़िया बॉडी बनाई, किसी इंसान ने बढ़िया जिम विम जाके बढ़िया बॉडी बनाई, तो इन जो लेमार्क है इनके अकॉर्डिंग क्या है कि उनके जो बच्चा होगा ना, तो वो उसके जन्म से क्या होगा, उसके ट्राइसेप्स बाइसेप्स बन के आएंगे बढ़िया, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। एक बात और बोली इन्होंने कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, मतलब कि भैया जो और जिस ऑर्गन को आप जितना काम में लोगे, जिस ऑर्गन को आप जितना काम में लोगे वो उतना ज्यादा बढ़ेगा, और जिस ऑर्गन को आप जितना कम काम में लोगे वो क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। और वो क्या हो जाएगा, वेस्टिजियल हो जाएगा। ये बात इन्होंने बोली, ठीक है। और इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया, इन्होंने एग्जाम्पल दिया जिराफ का, ठीक है। जिराफ का एग्जांपल दिया कि भैया जिराफ की गर्दन पहले छोटी थी, और फिर उन्होंने क्या किया, जिराफ को क्या है कि पेड़ से ऊपर मुंह करके ऐसे खाती थी वो डालियों को पकड़ने के लिए, तो उसने अपनी गर्दन को ऊपर से फैलाने की कोशिश करी, तो क्या धीरे धीरे उसकी जो गर्दन है वो लंबी हो गई। ऐसी बात इन्होंने बोली। लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि कोई ज्यादा पढ़ता है, कोई आंखों का ज्यादा यूज करता है, तो उसकी चश्मा लग जाता है, आंखें खराब हो जाती हैं। तो ये वाली जो थ्योरी है उसको डिस्कार्ड कर दिया, लेमार्क की बात किसी ने ज्यादा मानी नहीं। अब बात करते हैं डार्विन और हुगो डिवरीज की, ठीक है। डार्विन और हुगो डिवरीज दोनों अलग अलग बातें बोल रहे थे। डार्विन भाई साहब बोल रहे थे कि माइनर वेरिएशन होंगे, इवोल्यूशन जो है वो माइनर वेरिएशन की वजह से आएगा, इवोल्यूशन जो है ना वो माइनर वेरिएशन की वजह से आएगा। लेकिन जो हुगो डिवरीज भाई साहब है ना, हुगो डिवरीज के एक और चीज ध्यान में रखना, किस पर काम किया था हुगो डिवरीज ने, एग्जाम के अंदर पूछा गया है, और ध्यान से सुनो। हुगो डिवरीज ने काम किया था इवनिंग प्राइमरोज पर। किस पर काम किया था, इवनिंग प्राइमरोज पर काम किया था। मैं वापस बोल रहा हूं, इवनिंग प्राइमरोज पर काम किया था। ये अपने दिमाग में डाल लो, किसने काम किया था, हुगो डिवरीज ने। और हुगो डिवरीज भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि जो इवोल्यूशन है वो जो है ना माइनर वेरिएशन की वजह से नहीं आता, वो होता है म्यूटेशन की वजह से होता है, ठीक है। डार्विन भाई साहब क्या बोल रहे थे कि माइनर वेरिएशन होंगे, छोटे वेरिएशन आएंगे, और उनसे क्या हो जाएगा, आपका इवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और जो हुगो डिवरीज भाई साहब भैया क्या बोल रहे हैं कि म्यूटेशन होगा, ठीक है, और उससे क्या होता है आपका, उससे इवोल्यूशन होता है। डार्विन फिर और क्या बोली, स्मॉल और डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। जो इवोल्यूशन वो कैसा होता है, स्मॉल और डायरेक्शनल होगा, ठीक है। और जो हुगो डिवरीज है वो क्या बोल रहा है, रैंडम होगा और डायरेक्शन लेस होगा, रैंडम होगा और डायरेक्शन लेस होगा। कैसे भी हो सकता है इवोल्यूशन, इसने वो ये बोला। डार्विन जो है इन्होंने बोला कि स्लो चेंजेस आएंगे, चेंजेस जो है वो धीरे धीरे आएंगे, ठीक, ऐसे नहीं एक साथ में आ गए। तो हुगो डिवरीज भाई साहब क्या बोले कि भैया धीरे धीरे कुछ नहीं होगा, सिंगल स्टेप में होगा सारा काम, एक बार में हो जाएगा सारा काम, एक बार में लार्ज म्यूटेशन होगा, एक बार में लार्ज म्यूटेशन होगा, ठीक है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन होगा। और इन्होंने इसका नाम क्या दिया, साल्टेशन। क्या नाम दिया, साल्टेशन। हुगो डिवरीज भाई साहब क्या बोले कि भैया डार्विन धीरे धीरे कुछ नहीं होगा, एक बार में ही बहुत सारा बड़ा म्यूटेशन होगा, और उसको साल्टेशन नाम दिया गया, ठीक है। ये दोनों इनकी बातें थी। फिर आगे बात करें, एक साइंटिस्ट, एक कंफ्यूज मत होना इनमें दोनों में, एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड वेलेस।
अल्फ्रेड वेलेस, ये कहां पर गए, मलय आर्कीपेलागो, ठीक है, मलय आर्कीपेलागो एक जगह है, वहां पर गए थे। और जो डार्विन भाई साहब ये गए थे गैलापागोस आइलैंड पर गए थे, ठीक है जी। अब ये देखो सिलोकेंथ फिश था, एक फिश है सिलोकेंथ फिश, ठीक है। सिलोकेंथ जो फिश है इसको हमने सोचा कि भैया ये तो एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है। सिलोकेंथ फिश को हमने सोचा कि ये तो एक्सटिंक्ट हो गई, लेकिन थॉट टू एक्सटिंक्ट, ये हमने माना कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लेकिन 1938 के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर ये सिलोकेंथ फिश देखी गई, ठीक है। हमने पहले सोच लिया था कि भाई सिलोकेंथ फिश जो है वो तो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लेकिन 1938 के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर ये फिश दिखी थी, ठीक है। बिगेस्ट डायनासोर कौन सा है, बिगेस्ट डायनासोर कौन सा है, टायरेनोसोर्स, कौन सा है, टायरेनोसोर्स है भैया। टायरेनोसोर्स जो है इसकी हाइट कितनी होती है, 20 फीट की हाइट थी इसकी, ठीक है। टायरेनोसोर्स था इसकी 20 फीट की हाइट थी, बहुत बड़ा था, 20 फीट की हाइट थी और बहुत डरावना था। अब यार 20 फीट का कुछ भी होगा वो डरावना ही होगा, ठीक है। तो कितनी शक्ल बड़ी हो वो डरावना ही हो जाएगा फिर तो, है ना। फर्स्ट ममल कौन सा था, फर्स्ट ममल जो थे वो कैसे थे, श्रू लाइक थे, कैसे थे, श्रू जैसे थे। और साउथ अमेरिकन जो एनिमल्स है ना, साउथ जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होता है, मतलब कि जो दो कॉन्टिनेंट है वो आपस में पास पास में आ गए, और इससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ कि भैया जो साउथ अमेरिकन जो एनिमल्स थे ना, जो साउथ अमेरिका के अंदर जो एनिमल्स थे उनको क्या कर लिया, ओवरराइड कर लिया किसने, नॉर्थ अमेरिकन जो एनिमल्स थे। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पास पास आए, और उससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ, जो साउथ अमेरिका के अंदर जो जानवर थे उनको ओवरराइड किसने कर लिया, नॉर्थ अमेरिका वालों ने ओवरराइड कर लिया। किसकी वजह से हुआ भैया, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से हुआ, कॉन्टिनेंट पास पास आ गए। फिर क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से और क्या हुआ, और क्या हुआ, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पाउच्ड ममल एनिमल्स है ना, जो पाउच्ड ममल्स हैं, मतलब जैसे कंगारू मान लो, ठीक है, जो पाउच्ड ममल्स हैं जिनके पाउच होती है ना, वो वाले जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से क्या हुआ, जो ऑस्ट्रेलिया है वो अलग हो गया, वो ऑस्ट्रेलिया क्या हुआ, वो अलग हुआ। तो इससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पाउच ममल थे वो जिंदा रहे, वो सर्वाइव कर पाए। तो जो पाउच ममल्स हैं वो सर्वाइव्ड ड्यू टू सर्वाइव कर पाए क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ। फिर आगे चलते हैं, बात करेंगे प्लांट इवोल्यूशन की। किसकी बात करेंगे भैया, प्लांट इवोल्यूशन की। आपके एनसीईआरटी के अंदर जो डायग्राम के अंदर जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा सीन दे रखा है ना, बस वो मैं आपको इजी वे के अंदर बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनना, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं भैया। तो देखो प्लांट इवोल्यूशन कैसे हुआ, एक होता एरा और एक होता पीरियड, एक होता है एरा और एक होता है पीरियड। एरा का मतलब क्या है, पीरियड जो होता है ना, ठीक है, एरा वो टाइम है, ठीक है। एरा और पीरियड दोनों टाइम ही होते हैं, ठीक है। लेकिन जो पीरियड होता है ना, उससे एरा जो है वो बड़ा होता है, ठीक है। एरा जो है वो बड़ा होता है और पीरियड एरा के मुकाबले में छोटा होता है, ठीक है। तो जो एरा है वो तीन है, एक है सिनोजोइक, एक है मीजोजोइक और एक है प्लियोजोइक, ठीक है। पेलोजोइक, मीजोजोइक और सिनोजोइक। अब सबसे जो पुराना था P4 प्लियोजोइक और P4 पुराना, ठीक है, P4 प्लियोजोइक और P4 पुराना। तो सबसे पहले जो था ना, सबसे पहले जो एरा आया वो कौन सा था, प्लियोजोइक एरा था, ठीक है। सबसे पहले प्लियोजोइक एरा आया, उसके बाद में क्या आया, उसके बाद में आया मीजोजोइक और उसके बाद में क्या आया, सिनोजोइक। अब जो चल रहा है वो सिनोजोइक है, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब इनके अंदर ये एरा की बात कर ली, अब इन एरा के अंदर अलग अलग पीरियड थे, उनकी बात कर लेते हैं। तो पहले प्लियोजोइक सबसे पुराना है, सबसे पहले से अपन आधुनिक में आएंगे, सबसे पहले से पुराने टाइम से अपन आज के टाइम में आएंगे। तो पहले प्लियोजोइक के अंदर बात कर लेते हैं। इसके अंदर प्लियोजोइक के अंदर भी सबसे पहले कौन आया था, सिलोरियन। कौन सा आया था, सिलूरियन। सिलोरियन जो पीरियड था वो सबसे पहले था, ठीक है। उसके बाद में आया देवोनियन, उसके बाद में आया कार्बोनिफेरस, उसके बाद में आया परमियन, ठीक है। ये आए किसके अंदर, पैलियोजोइक के अंदर। फिर बात करें मीजोजोइक के अंदर सबसे पहला कौन आया, ट्राइसिक, उसके बाद में जुरासिक, उसके बाद में क्रिटेशियस, उसके बाद में सिनोजोइक के अंदर सबसे पहले टर्सरी, उसके बाद में जो चल रहा है वो क्या है, क्वाटरनरी, ठीक है जी। अब इसके अंदर कौन से पीरियड के अंदर कौन क्या आया, कौन सा प्लांट आया, उसकी बात कर लेते हैं। तो आपने प्लांट किंगडम अपने थोड़ा बहुत आइडिया है आपको सबको कि प्लांट के अंदर पहले एल्गी, उसके बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ऐसे चलता है ना। तो भैया एल्गी का कुछ नहीं दे रखा, मतलब एल्गी जो है वो प्लियोजोइक से पहले आ चुकी थी, ठीक है। एल्गी जो है वो प्लियोजोइक से पहले ही आ चुकी थी। तो अपन किससे बात करेंगे, अपन बात करेंगे ब्रायो, टेरिडो और जिम्नो की, ठीक है। तो भैया प्लियोजोइक जो एरा है ना, प्लियोजोइक एरा के अंदर किसका ओरिजिन हुआ, प्लियोजोइक जो एरा है उसके अंदर किसका ओरिजिन हुआ, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, इनका क्या हुआ, ओरिजिन हुआ, ठीक है। इनका क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। कब वो जन्म हुआ, प्लियोजोइक के अंदर, ठीक है। अब अगला एरा कौन सा था, मीजोजोइक। मीजोजोइक के अंदर क्या हुआ, मीजोजोइक के अंदर क्या हुआ, ये जो इनका जो जन्म हुआ था ना, इनका ब्रायो, टेरिडो और जिम्नो का, इनका जब जन्म हुआ था, अब ये क्या हो गए, बड़े हो गए और इनका राज हो गया, ठीक है। एक तरफा राज हो गया इनका, ठीक है। कब राज हो गया, मीजोजोइक जो आया, मीजोजोइक जब एरा आया तो एक तरफा राज था, किसका राज था, ब्रायो, टेरिडो और जिम्नो का।
हर तरफ आपको यही दिखते थे उस टाइम पर, ठीक है, आपको क्या मतलब उस टाइम पर यही दिखते थे, कौन कौन से, ब्रायो, टेरिडो और जिम्नो। कब? मीजोजोइक के अंदर इनका एक तरफा राज हो गया था। प्लेजोइक के अंदर तो ये जन्म हुआ था, इनका ओरिजिन हुआ था और फिर ये चारों तरफ फैल गए, इनका बढ़िया राज हो गया था। और उस टाइम पर एक जन्म और हुआ था मीजोजोइक के अंदर। मीजोजोइक जो एरा है इसके अंदर इनका तो एक तरफा राज हुआ था, ये तो फैल गए थे बहुत ज्यादा, और किसी का जन्म हुआ था, और वो जन्म किसका हुआ था? एंजियोस्पर्म का जन्म हुआ था उस टाइम पर। ये जब राज कर रहे थे उस टाइम पर एंजियोस्पर्म जो था वो जन्मा था, ये मान लो आप, ठीक है। अब क्या हुआ? टाइम बदला और कौन सा एरा आ गया? सीनोजोइक एरा आ गया। कौन सा एरा आ गया? सीनोजोइक एरा आ गया, जो अभी चल रहा है वो वाला एरा आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ इस एरा में? एक तरफा राज किसका आ गया? जो जन्मा था, जो ओरिजिन हुआ था एंजियोस्पर्म का, मीजोजोइक के अंदर क्या हुआ था? जन्म हुआ था, और सीनोजोइक के अंदर उसका क्या आ गया? एक तरफा राज आ गया, गोल्डन पीरियड आ गया, उसकी गोल्डन एज आ गई, ठीक है। तो अब किसका चल रहा है? एंजियोस्पर्म में दिखते हैं ज्यादातर, ठीक है जी। फिर आगे चलते हैं। Just a minute. फिर आगे बात करते हैं फिर एनिमल इवोल्यूशन की। प्लांट इवोल्यूशन की बात कर ली, अब बात करेंगे एनिमल इवोल्यूशन की बात करेंगे। तो वही सिस्टम है इसके अंदर, है एरा और पीरियड। एरा क्या होता है? बड़ा होता है, पीरियड छोटा होता है, ठीक है। अब इसके अंदर भी वही पहला एरा है प्लियोजोइक, फिर मीजोजोइक और फिर सीनोजोइक। तो सबसे पुराना कौन सा? प्लियोजोइक सबसे पुराना है, इसके अंदर पीरियड भी वही है, सिलूरियन, देवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। इसके अंदर ट्राइसिक, ठीक है, ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, ठीक है। इसके अंदर टर्सरी और इसके अंदर क्वाटरनरी, ठीक है। अब इसके अंदर कौन सा जानवर आया उसकी बातें कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं पुराने से नए के अंदर आएंगे, मतलब आज के टाइम पे आएंगे, ठीक है। पहले से अपन आज के टाइम के अंदर आएंगे। तो पहले बात करेंगे प्लेजोइक की। तो प्लेजोइक के अंदर सबसे पहले कौन सा पीरियड आया? सिलूरियन। सिलूरियन के अंदर सबसे पहले क्या है? सिलूरियन के अंदर सबसे पहले क्या है? फिश आई। सबसे पहले कौन सी आई? फिश आई। तो ऐसे समझ लो फिश कहां रहती है? पानी के अंदर रहती है। तो ऐसे समझ लो पानी से लेकर अपन को हवा तक जाना है, पानी से लेकर अपन को समुद्र से लेकर हवा तक, आसमान की सैर करनी है, ठीक है। आसमान की सैर करनी है। तो समुद्र के अंदर कौन रहती है? समुद्र के अंदर कौन रहती है? मछलियां, ठीक है। समुद्र के अंदर क्या रहती है? मछलियां। तो पानी के अंदर सब सिलूरियन सबसे पहले कौन आई? फिशेस आई, ठीक है। पानी है, पानी के बाद में क्या आएगा? पानी के बाद में धरती आएगी, धरती के बाद में क्या आएगा? आसमान है, ठीक है। तो अपन ऐसे चलेंगे, सीक्वेंस ध्यान में रखना। सिलूरियन के अंदर क्या है? फिशेस क्या रहती है? पानी में रहती है। फिर भैया देवोनियन के अंदर कौन है? एम्फीबिया। एम्फीबिया कौन आ गए? एम्फीबिया कौन आ गए? अब अपन को पानी से जमीन पर आना पड़ेगा, हवा में उड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपन को जमीन पर आना पड़ेगा ना। तो क्या होगा? जो फिशेस हैं वो पानी में रहती थी, और जो एम्फीबिया हैं वो पानी में भी रह सकते हैं, और वो कहां रह सकते हैं? जमीन पर भी रह सकते हैं। फिर कैसे आ गए? वो जो पानी में भी रह सकते हैं और फिर जमीन में, पहले पानी वाले, फिर पानी और जमीन दोनों वाले आ गए। तो कौन आए? फिर एम्फीबिया आ गए। फिर कार्बोनिफेरस के अंदर कौन आया? रेप्टाइल्स आ गए, वो जमीन पर रह सकते हैं, ठीक है। पानी से फिर पहले पानी वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में जो पानी में रह सकते हैं वो जमीन पर भी। फिर जमीन वाले आ गए, ठीक है। जमीन पर कौन रहते हैं? रेप्टाइल्स, ठीक है। रेप्टाइल्स ये कैसे? रेप्टाइल्स कैसे? फिर रैंग के चलते हैं, ठीक है। उसके बाद में पर्मियन के अंदर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में ट्राइसिक जो है ना, वहां पर कौन आए? ममल्स आ गए। वहां पर कौन आ गए? ममल्स आ गए। अब ममल्स जो है वो चल सकते हैं, ठीक है। तो रेप्टाइल्स जो रैंग के चल रहे थे उनसे क्या हो गया? अब चलने वाले आ गए, ठीक है, चलने वाले आ गए। और जुरासिक के अंदर तो गजब हो गया, फिर बर्ड्स आ गए, और फिर वो हवा के अंदर उड़ने लग गए। हवा के अंदर क्या करने लगे? उड़ने लगे। तो अपन ने पानी से अपन क्या कर ली? अपन ने उड़ान भर ली, ठीक है। ये आप सीक्वेंस आप याद रखोगे तो आपको याद रहेगा। तो अब जो क्वार्टरनी जो पीरियड है, यहां पर तो बर्ड्स और ममल्स का एक तरफा राज है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल की। किसकी बात कर लेते हैं? हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल की बातें कर लेते हैं। तो इसमें आप ये दो इक्वेशन है, ये ध्यान में रखना। P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1 होता है। P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर ये बात है, ध्यान में रखना। यहाँ पर जो P है वो क्या है? A, ठीक है। इसको आप क्या मानो? डोमिनेंट एलील है। और जो Q है वो क्या है? रिसेसिव एलील है, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल्स टू 1 आएगा आंसर, ठीक है। ये क्या होता है? पी स्क्वायर क्या होता है? पी स्क्वायर क्या होता है? जो होमोजाइगस डोमिनेंट एलील है, ठीक है। पी स्क्वायर क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट एलील है। क्यू स्क्वायर क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव एलील है। और जो 2pq है वो क्या है? हेट्रोजाइगस एलील है, ठीक है जी।
ये आप ध्यान में रखना, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ चुका है। तो आंसर क्या आना है आपका 1 आएगा आंसर, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये इसमें आप पुट कर दोगे वैल्यू तो आपका आंसर आपको मैच, आपको ऑप्शन दिख जाएगा। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को? हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो देख लो भैया। जीन माइग्रेशन अफेक्ट करता है, ठीक है, कोई जीन माइग्रेट हो गया वो अफेक्ट करेगा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया वो भी अफेक्ट करेगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ वो भी अफेक्ट करेगा। म्यूटेशन हो गया तो वो भी अफेक्ट करेगा इसको, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को। ये हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि कोई पॉपुलेशन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी रहेगी, 1 रहेगी, ये बहुत बोलता है। तो जैसे ये चीज सारी चीजें होंगी ना तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। वो फ्रीक्वेंसी जो पॉपुलेशन कोई पॉपुलेशन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। नेचुरल सिलेक्शन हो गया तो क्या होगी, जो फ्रीक्वेंसी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को अफेक्ट करेगा। अब आपके जो एनसीईआरटी है उसके अंदर ये 3 क्या दे रखे हैं, ग्राफ दे रखे हैं। स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिसरप्टिव क्या होते हैं भैया? ये स्टेबलाइजिंग मतलब क्या है कि इसके अंदर ये भैया सब कुछ स्टेबल रहेगा। क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा, एक रेंज के बीच होगी, सारा सिस्टम जो है वो एक रेंज के अंदर होगा। स्टेबलाइजिंग के अंदर क्या होगा, जो सारी चीजें हैं वो एक रेंज के अंदर होंगी, ठीक है। ऐसे नहीं किसी कोई एक ज्यादा हो रहा है कोई एक कम हो रहा है, ऐसी चीज नहीं होंगी, सब कुछ संतुलित रहेगा, सब कुछ स्टेबल रहेगा, ठीक है। डायरेक्शन का मतलब क्या है कि भैया एक डायरेक्शन के अंदर सारी चीजें बढ़ती जाएंगी, ठीक है। मतलब एक जो चीज है वो तो बढ़ती जाएगी और दूसरी चीज है वो घटती जाएगी। एक चीज है वो बढ़ती जाएगी, एग्जांपल से बताऊंगा तो इजीली समझ में आ जाएगा। एक चीज है वो बढ़ती जाएगी और दूसरी क्या है, घटती जाएगी। ये क्या बोला, डायरेक्शनल। डिसरप्टिव क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर क्या है, एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज भी बढ़ रही है, बीच के अंदर मध्य में कोई रहेगा, जो मीडियम है वो कोई नहीं रहेगा, दोनों हाई रहेंगे, ठीक है। एक चीज इधर बढ़ रही है, एक चीज इधर बढ़ रही है, मीडियम में कुछ नहीं रहेगा। अब इसका एग्जांपल बताऊं, स्टेबलाइजिंग का एग्जांपल क्या है, बर्थ वेट ऑफ ह्यूमंस। जब ह्यूमंस जो बेबी है वो बर्थ कर, जो उसका जन्म होता है तब उसका जो वेट है ना वो एक रेंज के अंदर होता है, ठीक है। जो ह्यूमंस जो है इनका जो बेबी है जब जो बर्थ होता है उसका, तब क्या है उसका वेट जो है वो एक रेंज के अंदर होता है। अगर उसका वेट उस रेंज से कम हो गया तो उसकी डेथ होनी है। अगर उसका जो वेट है वो उस रेंज से कम हो गया तो उसकी डेथ होनी है बच्चे की। और अगर वो उस रेंज से ज्यादा हो गया उसका वेट तो उसकी डिलीवरी सही से नहीं हो पाएगी, तो वो मदर के लिए क्या है, डेंजरस है। तो ये क्या है, स्टेबल रहेगा ना, एक रेंज के अंदर रहेगा। तो क्या है, स्टेबलाइजिंग का एग्जांपल है। डायरेक्शनल का एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो क्या है, जिराफ नेक लेंथ। जिराफ की जो नेक की जो लंबाई है वो किसका एग्जांपल है, डायरेक्शनल का। कैसे एग्जांपल है भैया, ये जो जिराफ है उसकी जो नेक थी पहले नॉर्मल थी, उसके बाद में उसकी नेक जो है वो लंबी हो गई। अब क्या हुआ, कुछ की नेक जो है वो लंबी हुई, इससे क्या हुआ कि जो जिसकी नेक छोटी थी वो एकदम से कम होते गए और जिनकी जो नेक लंबी थी वो बढ़ते गए, उनकी जनसंख्या क्या हुई, बढ़ती गई। तो एक डायरेक्शन के अंदर हुआ है ना सारा काम, तो डायरेक्शन का एग्जाम्पल है। डिसरप्टिव का एग्जांपल क्या है, इसके अंदर दोनों चीजें होंगी। तो इसके अंदर क्या है, मैंने आपको बताई डार्विन फिंचेस, इसका एग्जांपल क्या है, डार्विन फिंचेस। तो डार्विन फिंचेस के अंदर कुछ जो चिड़ियां हैं उनकी जो बीक है ना, जो उसकी जो चोंच है वो क्या है, बहुत लंबी हो गई। और कुछ जो चिड़ियां हैं उनकी जो बीक है, जो उनकी चोंच है वो बहुत छोटी हो गई। जो बीच वाली जो चिड़िया है ना, जिनकी मतलब बीच की सी जो चोंच है, ऐसी कोई चिड़िया थी नहीं कि उसकी बहुत छोटी थी और कुछ की बहुत बड़ी चोंच थी। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब बात करें फाउंडर इफेक्ट की। फाउंडर इफेक्ट क्या होता है भैया, कोई पॉपुलेशन है वो माइग्रेट कर गई, कोई पॉपुलेशन है वो माइग्रेट कर गई, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, उनकी जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है ना वो क्या हो जाएगी, बिकम जेनेटिकली डिफरेंट। उनकी जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। उनकी जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, नई स्पीसीज बनेगी। क्या बन जाएगी, नई स्पीसीज बनेगी। इसी को क्या बोला है, फाउंडर इफेक्ट बोला गया है। अब ये आप देख लो, एक साइंटिस्ट, जितने इस चैप्टर के अंदर जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको मैं सबको उठाकर पैराग्राफ के अंदर जो छुपे हुए बैठे थे उनको बाहर निकाल कर लेके आ गया और एक साथ में रख दिए, क्योंकि जो एग्जाम्पल से क्वेश्चन है ना वो बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये देख लीजिए, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया, ओपेरिन और हाल्डेन ने। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया, ओपेरिन और हाल्डेन ने दिया। हॉट डाइल्यूट सूप की बात किसने करी, हाल्डेन भाई साहब ने। जर्म थ्योरी किसने दी, ठीक है, जर्म थ्योरी किसने दी, ये दी भैया पास्चर ने, ठीक है। बायोजेनेटिक लॉ किसने दिया, अर्नस्ट हैकेल ने दिया, ठीक है।
म्यूटेशन थ्योरी किसने दी? म्यूटेशन थ्योरी किसने दी? हुगो डी व्रीज ने दी। बायोजेनेटिक लॉ किसने दिया? अर्नस्ट हैकेल ने दिया। ठीक है, फिर बात करें प्रिंसिपल ऑन इवोल्यूशन किसने दिया भैया? किसने दिया? थॉमस माल्थस ने दिया। ठीक है, प्रिंसिपल ऑन जियोलॉजी किसने दी? चार्ल्स लायल ने दी। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया? डार्विन भाई साहब ने दिया। एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस किसने बोली? ये बात तो आपको पता है, लेमार्क भाई साहब ने ये बात बोली थी। ठीक है जी, ये साइंटिस्ट के आप नाम एक साथ में याद रख लेना। अब कुछ ईयर्स दे रखी हैं, कुछ ईयर्स दे रखी हैं आपकी, बहुत सारी दे रखी हैं, तो उनको भी मैं एक साथ में लेके आ गया। तो बात करें यूनिवर्स एज कितनी है? यूनिवर्स एज कितनी है? 20 बिलियन ईयर्स की। ठीक है, यूनिवर्स की जो एज है वो कितनी है? 20 बिलियन ईयर्स है। अर्थ की एज कितनी है? 4.5 बिलियन ईयर्स। अर्थ की एज कितनी है? 4.5 बिलियन ईयर्स। नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आई? नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आई? 3 बाया। 3 बाया का मतलब क्या है? 3 बिलियन ईयर्स अगो। 3 बिलियन ईयर्स अगो, शॉर्ट में 3 बाया। ठीक है, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आई? नॉन सेलुलर तो आई 3 बाया। ठीक है, और फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आई? ये आई 200 माया। 2000 माया। कब आई? 2000 माया। 2000 माया का मतलब क्या है? 2000 मिलियन ईयर्स अगो, 2000 मिलियन ईयर्स पहले आई। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स कब बने? 500 माया। इनवर्टिब्रेट्स कब बने? 500 माया। जोलेस फिश कब आई? 350 माया। ठीक है, माया का मतलब मैंने आपको बता दिया मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, सीवीड्स कब आया? 320 माया। ठीक है, फिश लाइक रेप्टाइल्स कब आए? 200 माया। डायनासोर्स कब डिसअपियर हो गए थे? डायनासोर जो है वो एकदम से गायब कब हो गए थे? 65 माया। ठीक है, ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस कब आए? ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस कब आए? 15 माया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कब आए? 2 माया। ठीक है, 2 मिलियन से पहले आए। होमो इरेक्टस जो है वो कब आए? 1.5 माया। नियंडरथल मैन कब आए? नियंडरथल जो मैन है वो कब आए? 1 लाख साल से 40,000 साल पहले वो क्या आए थे? 40,000 से 1 लाख साल पहले नियंडरथल मैन थे। अब दे रखी है आपकी क्रेनियल कैपेसिटी, दे रखी है इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी है वो दे रखी है। ठीक है, अलग अलग टाइप पर अलग अलग जो ह्यूमन जो एंसेस्टर्स थे वो थे, उनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो उनको मैं एक साथ में लेके आ गया हूं। उनके बारे में कुछ बातें इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती हैं वो भी मैं आपको एक साथ बता दूंगा। तो ह्यूमन एंसेस्टर्स है, ठीक है, इस साइड, और इस साइड उनकी ब्रेन कैपेसिटी है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है उनकी जो ब्रेन कैपेसिटी है वो कितनी थी? अबाउट 500 सीसी। कितनी थी? अबाउट 500 सीसी थी। और इनके बारे में खास बात क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में खास बात क्या है कि भैया ये जो पत्थर के हथियार बनाकर इन्होंने क्या किया? पत्थर के वेपन्स बनाए, स्टोन वेपन्स बनाए, और उनसे क्या करते थे? ये उनसे क्या करते? हंटिंग करते थे, उनसे शिकार करते थे। ठीक है, लेकिन ये शिकार को खाते नहीं थे, ये खाते फ्रूटी थे। ठीक है, ये मीट नहीं खाते थे। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये मारते तो थे, शिकार तो करते थे, लेकिन सिर्फ खाते क्या थे? ये फ्रूटी खाते थे। ठीक है, होमो हेबिलिस जो है वो उनकी कब हुई? इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी है वो कितनी थे? क्रेनियल कैपेसिटी है वो कितनी है? 650 टू 800 सीसी। ठीक है, इनके बारे में खास बात क्या है? ये भी भैया फ्रूट खाते थे। ये क्या खाते थे? फ्रूट ही खाते थे। होमो इरेक्टस जो है ना, होमो इरेक्टस इनकी कितनी है? 900 सीसी है। ठीक है, और क्या खाते थे? ये मीट खाते थे। होमो इरेक्टस जो है वो क्या खाते थे? मीट खाते थे। ठीक है, जावा जो एपमैन है वो इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी वो कितनी है? 800 टू 1000 सीसी। पैकिंग जो मैन है इनकी कितनी है? 850 टू 1100 सीसी। ठीक है, जो हिडलबर्ग मैन है, ठीक है, इनकी कितनी थी? अबाउट 1300 सीसी। और जो नियंडरथल मैन इनकी कितनी है? 1400 सीसी। 1400 सीसी कितनी किसकी है? नियंडरथल मैन। और नियंडरथल मैन के बारे में खास बात लिखी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, वो भी सुन लो भैया, कि यूज्ड हाइड टू प्रोटेक्ट बॉडी। इन्होंने अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हाइड्स का यूज में लिया। ठीक है, हाइड काम में ली, मतलब दूसरी जो एनिमल्स है उनकी स्किन को काम में लिया। और क्या किया? बरीड देयर डेड। ठीक है, इनका जो इनके जो नियंडरथल मैन जो थे, इनके में किसी की अगर मृत्यु हो गई, ठीक है, कोई अगर किसी की डेथ हो गई तो उसको क्या करते थे? ऐसे फेंकते नहीं थे, उसको गाड़ देते थे, उसको बरी कर देते थे। ठीक है ना, उसको गाड़ देते थे। तो ये नियंडरथल मैन ने क्या किया था? ये नया स्टार्ट किया था। इनको जो अपने डैड थे उनको, मतलब जो इनके किसी की मृत्यु हो गई तो उसको क्या करते थे? गाड़ते थे। ठीक है जी, फिर आया क्रो-मैग्नन जो है उसकी कितनी थी? सबसे ज्यादा 1650। ठीक है, 1650 सीसी थी इसकी। ठीक है, फिर होमो सेपियंस जो अपन है अपनी क्या कितनी है? 1400 सीसी। तो ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। इवोल्यूशन का आपका जो वन शॉट वीडियो है वो कंप्लीट हो गया है। ये वाले नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक डाल रखा है उसको ज्वाइन जरूर से कर लेना, और एग्जाम तक तो कर ही लेना, क्योंकि आपको नोट्स मिलते रहेंगे। तो ये वाला चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। एनसीईआरटी की आपकी हर एक लाइन क्लियर हो चुकी है। ठीक है, नोट से चाहिए मैच कर लेना यार, लाइन आपकी हर एक लाइन क्लियर हो गई, ऐसा कोई भी एक लाइन छूटी नहीं है। ठीक है, तो जैसा भी आपको लगे तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई है लाइक कर देना, चलो वो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।